गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं थंबनेल पे कि हम लोग आज नवाए उर्दू गुलज़ार उर्दू दोनों को पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के। ठीक है, ये वन शॉट रिवीजन रहेगा। इसमें हम सारी चीज़ें बात करेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि मैंने अभी तक इस बुक के कोई भी चैप्टर आपको नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए हम जितनी भी बातें हैं, जो भी हम कह सकते हैं हाइलाइट्स हैं, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है। अगर वीडियो लेंथी होगी तो हम इसे 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसा भी रहेगा। अगर आपकी आधे पौन घंटे की होती है तो हम इसे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपकी मेन बुक है यानी नवाए उर्दू, उसको पढ़ेंगे। ठीक, उसमें जितने चैप्टर्स आपके आ रहे हैं वो सब डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर नवाए उर्दू के हम आपकी नज़्म वाला हिस्सा लेंगे, गज़ल, नज़्म, गीत और कता, जो भी चीज़ें आ रही है, मसनवी वगैरह, वो सब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट में हम गुलज़ार उर्दू को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा। अब अगर वीडियो लंबी होती है तो इसको हम 2-3 हिस्सों में बांट देंगे, अदरवाइज़ ये एज इट इज़ रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बेटा, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में जहाँ पे आपकी ये वाली बुक चलती है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली गवर्नमेंट के मेन स्कूल में ये वाली बुक नहीं चलती है, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ ये बुक चलती है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर भी आ गए हैं, है ना। जिन स्कूल्स ने पेपर ले लिया है तो वो पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, ताकि आपको पता रहे कि भाई क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, पैटर्न सबका अलग अलग होता है बेटा, लेकिन ये है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसा रहने वाला है। बाकी आप सिलेबस एक बार चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूँगी, ताकि आपको ये भी पता रहे कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, वो ऑफिशियल सिलेबस है जो आपकी CBSE की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पढ़ाई करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बेटा, सबसे पहले आपका इंशाइया आ रहा है। ठीक है, कौन सा इंशाइया है, गुजरा हुआ ज़माना, जिसको किसने लिखा है, सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। ठीक है, तो देखिए बेटा, इंशाइया के बारे में मैं यहाँ आपको कुछ नहीं बताऊँगी, क्योंकि इंशाइया, अफसाना या जो भी आपका ड्रामा वगैरह है, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो अलग से डाल दी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ शुरू करते हैं। जैसे अब पहला चैप्टर आपका है गुजरा हुआ ज़माना, जो सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। ठीक है, तो पहले हम सर सैयद अहमद ख़ान को पढ़ लेते हैं, उसके बाद गुजरा हुआ ज़माना पढ़ेंगे। अच्छा, आपके सिलेबस में ना कुछ राइटर्स को स्पेशली इम्फेसाइज़ किया गया है। जैसे अगर हम बात करें सर सैयद अहमद ख़ान को, प्रेमचंद को, है ना। इसी तरह से अगर हम कुछ शायरों की बात करें तो आपका मिर्ज़ा गालिब हैं, फ़राक गोरखपुरी हैं, तो इनको ना स्पेशल इम्फेसाइज़ किया गया है, यानी इनके बारे में दिया गया है कि आप एटलीस्ट इनको तो पढ़ के जाएँ। ठीक है, मतलब सारे पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सारे नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, तो ये 2-3 हैं जिन्हें आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उन्हीं तीनों को, चारों को दिखाऊंगी जो आपके सिलेबस में हाईलाइट किए गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए बेटा, क्या होता है, सर सैयद अहमद ख़ान, है ना, कब पैदा हुए हैं, ये आपके 1817 में पैदा हुए हैं। ठीक है, और कब मर गए, 1898 में मर गए। ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे, दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक, अब देखिए बेटा, आपको ना इतने ढेर सारे शोरा और अदबा होते हैं, कैसे हम याद रखें। तो बेटा, सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको क्या करना है, इसकी एक ट्रिक है। सबसे पहले आप ना ऐसे अपनी कॉपी पे कॉलम बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले में आप नाम लिखिए। ठीक है, कि भाई जो भी शोरा है या अदबा है, उनका रियल नेम क्या है। ठीक है, ऐसा भी होता है कई बार, जैसे अब गालिब है, गालिब का असली नाम गालिब नहीं है, उनका असली नाम क्या है, मिर्ज़ा असदुल्ला बेग, है ना। लेकिन वो गालिब क्या करते थे, तखल्लुस करते थे, और हमें लगता है कि शायद उनका नाम गालिब ही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आप उनका असली नाम भी लिखिए और जो तखल्लुस कर रहे हैं वो भी लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ लिखिए DOB, यानी कब और कहाँ पैदा हुए, यानी किस सन में पैदा हुए। जैसे अब हम यहाँ कहेंगे 1817 में पैदा हुए हैं, है ना, सर सैयद अहमद ख़ान। और कहाँ पैदा हुए, तो दिल्ली में पैदा हुए हैं। दोनों चीज़ें लिखिए। ठीक है, इसी तरह से अब अगले कॉलम में आप यहाँ लिखेंगे डेट ऑफ डेथ, यानी कि कब मरे हैं, वफ़ात कब हुई। ठीक है, तो सन भी लिखिए और जहाँ उनकी वफ़ात हुई है वो भी लिखिए। ठीक, और लास्ट में यहाँ पे आप उनकी किताबें लिखिए। क्या लिखिए, तसनीफ़ लिखिए। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है, इस जगह पे आपको लिखना है, और ये मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देती हूँ। तसा, नून ये और ऐसे करके फे, तसनीफ़।
ठीक है। तसनीफ़ का मतलब होता है कि उन्होंने क्या क्या लिखा। बाकी देखिए, बाकी सारी चीज़ें ना सब में सेम ही होती हैं कि भाई उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था, इब्तिदाई से तालीम हासिल करना शुरू कर दी थी, है ना। अगर कोई शायर है तो उसे शेर व शायरी में दिलचस्पी थी, अगर कोई इंशाइया निगार है या कोई अफ़साना निगार है तो उसे कहानियों में, क़िस्सों में दिलचस्पी थी। समझ रहे हैं? तो और देखिए, जो भी उर्दू जानने वाला है उसे फ़ारसी, अरबी आएगी। उस ज़माने की बात कर रही हूँ, आज की नहीं, उस ज़माने की, है ना। तो ये कॉमन सी बात थी, एक जनरल बात थी कि भाई जिसे उर्दू आती है उसे फ़ारसी और अरबी भी आएगी। ठीक है। अब आपको याद क्या करना होता है, उनकी कोई किताब, अगर उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, ठीक है। अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान की बात करें तो इन्होंने तो बेशुमार किताबें, बेशुमार काम किए हैं, है ना। लेकिन आपकी किताब में इन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, तो जितना दिया गया है वो लिख लीजिएगा, और कुछ इनकी किताबें वगैरह हैं, कुछ मजमून है, वो आप थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सर सैयद के बारे में। इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि यहाँ से आप जितने भी आपके शोरा अदबा बनते हैं, आप सबके बारे में इस तरह से लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अभी आपके पेपर में टाइम है। जैसा भी रहेगा मैं आपके लिए डाउट की अलग वीडियो बना दूंगी, या आपके कमेंट्स में ही आपको जो होता है जवाब वो दे दूंगी। ठीक है। चलिए, तो अब हम गुजरा हुआ ज़माना जो इनका इंशाइया है, अब उसके सवाल जवाब देख लेते हैं। देखिए, अभी ना बेटा मैंने इसे स्क्रॉल करा है ना, तो यहाँ देखिए इसमें ना सर सैयद के बारे में भी और दिया हुआ है ये सारा, कि उन्होंने किस किस तरह से क्या क्या किया है ना। साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, फिर इस तरह से मदरसा कायम किया, बाद में वो चलते चलते अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया पूरा, है ना। इसके अलावा कौन कौन सी किताबें लिखी, असारुस सनादीद लिखी, असबाब बगावत हिंद लिखा, है ना। इसके बाद खुतबात अहमदिया लिखा। जो ये मेन इनकी किताबें हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है। तो इस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हो गया सारा। ठीक है। अब हम इनके सवाल जवाब देखते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है पहला सवाल, बूढ़ा अपनी जवानी के ज़माने के किन लफ्ज़ों में याद कर रहा था, यानी उसने अपनी जो जवानी के दिन थे उनको किस तरह से वो याद कर रहा था। ठीक है। तो उसे ये याद कर रहा था कि भाई मैं कितना अच्छा हट्टा कट्टा सा, बिल्कुल मतलब धोरे बदन का खूबसूरत सा आदमी था, है ना। और मैंने क्या किया, अपने सारी ज़िंदगी जो भी मेरी जवानी का दिन रहा उसे बर्बाद कर दिया, है ना। माँ बाप की, बड़ों की नसीहतों को कभी नहीं माना, है ना। वो हमें नसीहत करते थे तो वो हमें जहर लगती थी। ठीक है। इस तरह से वो अपने गुजरे हुए ज़माने को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। अगला सवाल लिखा है, सर सैयद ने बरस के आखिरी रात का जिक्र किस तरह किया है। तो आपको पता है उन्होंने जिक्र इस तरह से किया है कि भाई बारिश हो रही है, अंधेरा है ना, खूब डरावनी रात है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। एक बूढ़ा बेचारा अकेला अपनी चारपाई से टेक लगाए बैठा हुआ है, बिजली भी कड़क रही है ना। इस तरह से उन्होंने जिक्र किया है। बाकी यहाँ आंसर आपका लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अगले पे आते हैं। यहाँ देखिए तीसरा सवाल लिखा है, बूढ़े को जो खूबसूरत दुल्हन नज़र आई उससे मुसन्निफ़ की क्या मुराद है। तो जो खूबसूरत दुल्हन नज़र आई है वो कौन है, वो नेकी है ना। यानी जो आप अच्छे अच्छे काम करते हैं ना, तो वो आपको आगे जाके मिलते हैं। इसलिए इंसान को अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किस में गुजारना चाहिए कि वो अच्छे काम करे, है ना। वो लोगों की भलाई करे, अपने कौम की भलाई करे, है ना, अपनी मुल्क की भलाई करे। ठीक है। आगे आ जाइए। अगला सवाल, माँ ने लड़के को क्या नसीहत की। इस तरह के सवाल छोटे छोटे जो होते हैं ना, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। वैसे आप सारे पढ़ के जाइएगा। ठीक है। अब देखिए, माँ ने नसीहत ये की थी कि बेटा तू ऐसा कभी मत करना जो उस पश्चिमान बुढ़े ने किया है ना। पश्चिमान किसे कहते हैं, वो मतलब वो इंसान जो शर्मिंदा हो जाए, है ना, जिसे अपने किए पे पछतावा हो। ठीक, उस तरह से तुम मत करना। तुम हमेशा ऐसे ही काम करना जैसे तुम्हारी दुल्हन ने किया है ना, यानी नेकी और भलाई के काम करना। ठीक है। अगला सवाल, लड़के ने क्या अहद किया था। तो लड़के ने ये अहद किया था कि मैं भी अच्छे अच्छे काम करूँगा और उस बूढ़े की तरह कभी नहीं पछताऊँगा, है ना। बूढ़ा क्यों पछता रहा था, इसी वजह से ना, क्योंकि उसने अच्छे काम नहीं किए थे। ठीक, आगे आ जाइए। अगला सवाल लिखा है, आखिरी पैराग्राफ में सर सैयद ने कौम के नौजवानों को क्या नसीहत की है। तो उन्होंने नसीहत ये की है कि मेरे प्यारे नौजवानों, अब तुम लोग उठो, अपने कौम के लिए, अपने कौम के आने वाले बच्चों के लिए क्या करो, मेहनत करो, है ना। हम तो बूढ़े हो चुके हैं, अब हम तो जा रहे हैं, लेकिन अब तुम लोग मेहनत करो। ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखिए, अगला आपका फिर से इंशाइया है, चारपाई इंशाइया का नाम है, और ये रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने लिखा है। देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आपकी किताब में मौजूद है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं आपको वही इंशाइया निगार या अफसाना निगार या जो भी हैं गज़ल निगो, उनके ही बारे में डिस्कस करूँगी जिस पे
क्या नाम है, सिलेबस में एम्फसाइज़ किया गया है, क्योंकि अगर मैं सबको लेके बैठ गई तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। इसलिए आप रशीद अहमद सिद्दीकी को वैसे ही पढ़ लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया कि कब और कहाँ पैदा हुए, उनका असल नाम क्या था, कहाँ उनकी वफ़ात हुई है और उन्होंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, फ़िलहाल हम आ जाते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइया चारपाई के सवालात पर। तो देखिए, पहला सवाल इन्होंने पूछा है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई को हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछौना क्यों कहा है। तो देखिए, ओढ़ने बिछौने का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो हर वक्त हमारे साथ रहे, है ना। तो इसलिए कहा है क्योंकि भाई देखिए, इंसान जो हिंदुस्तानी है ना, उनका A to Z सारा काम क्या होता है, चारपाई के ऊपर होता है। ठीक, तो उसी चीज़ को यहाँ बताया है कि भाई अगर गौसल खाना नहीं है तो चारपाई खड़ी कर ली, गौसल खाना बना लिया, है ना। किताबें, दवाइयाँ सब सिरहाने रखी हैं। ठीक है, यानी A to Z सारे काम, लेटने का काम भी उसी पे हो रहा है, बैठकर सब्ज़ी काटने का काम भी उसी पर ही हो रहा है। ठीक है, तो सब कुछ हम चारपाई पे करते हैं, इसलिए उसे ओढ़ना बिछौना बताया गया है। ठीक, आगे आ जाइए। अगला सवाल लिखा है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिमों से क्यों दी है। तो रियासत के मुलाजिम हर काम के लिए क्या करते हैं, नामूज़ होते हैं। ठीक है, मतलब ये उनको तैनात तो एक काम के लिए किया जाता है, लेकिन उनसे अलग अलग काम ले लिए जाते हैं, है ना। इसी तरह से चारपाई सोने के लिए, भाई आप बेड पे बैठ के तो सब कुछ नहीं करते ना, खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल अलग है ना। भाई अगर गेस्ट आते हैं तो उनके बैठने के लिए आपका ड्राइंग रूम होता है जिसमें सोफ़ा सेट डला है, तो आप सोफ़े पे बैठते हैं जाके। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें चारपाई की, तो गांव वगैरह में अगर आप जाएंगे, अब तो खैर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं गांव भी, लेकिन वैसे जनरली तौर पे अगर आप जाएंगे तो वो चारपाई पे ही खाना लगा देंगे कि सब लोग इसी पे बैठ के खाओ, है ना। उसी चारपाई पर से खाना हटा देंगे, बिस्तर लगा देंगे, चलो सो जाओ। फिर उसी चारपाई पे बैठ के सब्ज़ी भी बना लेंगे, है ना। गेस्ट आएंगे तो उसी चारपाई पे बैठ के चाय नाश्ता भी हो जाएगी। तो वही मतलब है कि सिर्फ चारपाई है सोने के लिए, लेकिन उससे तमाम तरह के कामों को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। बाकी देखिए, आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अब मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ के बताऊँगी तो पढ़ना तो आपको भी आता ही है ना। मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ उस चीज़ को। अब अगला सवाल देखिए, लिखा है, हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया, चारपाई ड्राइंग रूम भी है, चारपाई सोने का कमरा भी है, वो गौसल खाना भी है, सब कुछ A to Z वही है। ठीक है, किताबें भी, अगर कोई स्टूडेंट की चारपाई है तो उसके सिरहाने आपको किताबें भी मिल जाएंगी, है ना। अगर कोई बूढ़े इंसान की चारपाई है तो उसके तकिए के नीचे आपको दवाइयाँ भी मिल जाएंगी। ठीक है, गर्ज ये कि हर काम के लिए चारपाई का इस्तेमाल हो जाता है। अगला सवाल, मुसन्निफ ने चारपाई को ज़रूरत और ईजाद का सबसे भरपूर नमूना क्यों कहा है। तो अभी ये मतलब देखिए, घुमा फिरा के बात सिंपल ही है, इसलिए कहा है क्योंकि भाई उसमें ना सारी वो चीज़ें मौजूद हैं, वो हर तरह का काम कर सकता है। यानी एक चारपाई ख़रीद लो, आपके सोफ़ा सेट का भी काम पूरा हो गया, आपका बेड का काम भी पूरा हो गया, आपके जो आपकी हम कह सकते हैं डाइनिंग टेबल है उसका काम भी पूरा हो गया, मतलब A to Z सारा काम पूरा हो गया, बस आप एक चारपाई ख़रीद लो जाके, है ना। अगले सवाल पे आ जाइए। अब देखिए, लिखा, चारपाई में रशीद अहमद सिद्दीकी ने आम हिंदुस्तानी रहन सहन का जो नक्शा खींचा है उसे मुख्तसर लिखिए। अब आपका अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज़ ये इतना लेंथी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम अगले पे चलते हैं। अगला अब आपका अफसाना है, ठीक है, जो किसका है, मुंशी प्रेमचंद का, हज अकबर। ठीक, अब देखिए, मैंने अभी आपसे कहा अफसाना, इंशाइया, जो भी आपके ये असनाफ़ सुख़न हैं, ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके डिटेल में उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन पर शॉर्ट नोट आएगा और 110% आएगा। ठीक है, इसलिए आप उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपकी सन्नतें वगैरह जो सिलेबस में दी गई हैं वो सब भी मैंने लिंक में ऐड कर दी है, आप वहाँ से जाके एक बार उन सब वीडियोस को देख लीजिएगा अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अब आप मुंशी प्रेमचंद के लिए भी वही टेबल बनाइए, उसमें लिखिए भाई प्रेमचंद का असली नाम क्या था। उनका असली नाम धनपत राय था। ये देखिए, कब पैदा हुए थे, 1880 में। कहाँ पैदा हुए थे, बनारस के एक छोटे से गांव में, लम्ही में। ठीक है, कब वफ़ात हुई, 1936 में, है ना। कहाँ हुई, कुछ लोग कहते हैं बनारस में हुई, कुछ लोग कहते हैं लखनऊ में हुई, अल्लाह बेहतर जाने। ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता है तो छोड़ दें। ठीक है, लेकिन क्या है कि कहाँ कब हुई ये आपको पता है। ठीक, इसके बाद ये सारी चीज़ें कि भाई उनकी हालात ज़िंदगी अब इतना ज़्यादा आप लोग याद नहीं रख सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आप मत याद कीजिए। लेकिन हाँ, अब जैसे उनके अफसानों के मजमूए कौन कौन से हैं, वारदात है, प्रेम 25 है, प्रेम 32 है, आखिरी तोहफ़ा है, निजात है। ठीक है, इसी तरह से चौगाने हस्ती है, ये नावल है उनकी, मैदान अमल, बेवा, बाज़ार हुस्न,
गोदान, ठीक है। तो ये चीज़ें याद कर लीजिए कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है हज अकबर के वो पढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल आपका लिखा है शाकिरा अब्बासी से क्यों नाराज़ रहती थी। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि भाई शाकिरा को ये शक था कि ये अब्बासी जो है ना ये उसे लूट रही है ना। उसे कभी कदार ऐसा लगता था कि मतलब ये बाज़ार जाती है, घंटों में वापस आती है और ये ना जो सैलरी है वो भी ज़्यादा ले रही है मुझसे, ठीक है। इसलिए वो हमेशा उससे नाराज़ रहती थी ताकि मौका पाकर ना उसे काम से निकाल सके, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखा है नसीर की बीमारी का क्या सबब है था। तो नसीर जो है वो शाकिरा के पास से ज़्यादा अब्बासी के पास रहता था, है ना। जो शाकिरा है वो कौन है, वो उनकी अम्मा है, ठीक है। और अब्बासी कौन है, अब्बासी एक तरह से हम कह सकते हैं जो दाई माँ होती है ना, जिन्हें हम कहते हैं जो बेबी सिटर होते हैं लाइक, है ना। तो अब्बासी जो है वो बेबी सिटर है, ठीक है। तो अब जब इन्होंने काम से निकाल दिया था अब्बासी को, तो उस वक्त जो है ना नसीर को बहुत ज़्यादा याद आती थी उनकी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा था, ठीक है। और फाइनली वो ठीक भी तभी होता है जब अब्बासी वापस आ जाती हैं। अगर अब्बासी वापस नहीं आती तो हो सकता है वो ठीक भी ना होता। अगला सवाल लिखा है अब्बासी ने हज पर जाना क्यों मुलतवी कर दिया था। मुलतवी कर देना मतलब टाल देना। तो उसने वो हज पे जा रही थी, जब उसे काम से निकाल दिया था तो उसका मन नहीं लग रहा था यहाँ पे, इसलिए उसने सोचा कि चलो हम हज कर आते हैं, ठीक है। जाएंगे, थोड़ा सा अलग रहेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हम भूल पाएंगे। लेकिन उसने मुलतवी इसलिए कर दिया क्योंकि जब उसे पता चला कि भाई नसीर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो वापस आ गई और वो हज पर नहीं गई, ठीक है। अब्बासी की वापसी से नसीर पर क्या असर हुआ। तो उस पर असर ये हुआ कि वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसकी जो बीमारी थी वो ख़त्म हो गई और वो सेहतयाब हो गया दोबारा से, ठीक है। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है साबिर हुसैन ने अब्बासी से ये क्यों कहा, क्या कहा कि तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा सवाब हो गया, इस हज का नाम हज अकबर है। तो ऐसा इसलिए कहा था, देखिए अल्लाह पाक ने कहा है कि ठीक है इबादत अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद है और उसको आपकी ज़रूरत है तो आप अपनी इबादत को एक बार के लिए मुलतवी कर सकते हैं, टाल सकते हैं कि हम इसे थोड़ी देर में अदा कर लेंगे, पहले हम इसका काम कराएं। आ रही है बात समझ में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मोबाइल में गेम खेलना और आप कहें नमाज हम बाद में पढ़ेंगे, हम गेम खेलाएं, मतलब कोई अर्जेंट काम है ना। अब अगर वो हज पर चली जाती तो उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो पाती, है ना। इसलिए वो हज अकबर है, यानी 2 हज का सवाब आपको मिला, एक बच्चे की जान बचाई आपने, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले चैप्टर पे, ठीक है। ये आपका अगला जो चैप्टर है इसका ये किसका है, सालेहा आबिद हुसैन का है। और क्या नाम है, मगर वो टूट गई। ये क्या है, ये भी एक आपका अफसाना है, बहुत अच्छा अफसाना है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है पहला सवाल, मुसन्निफ़ा ने भाभी, बाजी और मनोरमा की शादियों की नाकामी के लिए क्या असबाब बताए हैं। असबाब किसको कहते हैं, सबब की जमा है ना। तो अब ये उसकी बाजी, भाभी और मनोरमा ये सब उसकी मतलब उससे रिलेशन में हैं लड़कियाँ, ठीक है। पहले ज़माने में ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ करता था कि जो शादियाँ होती थी वो टूट जाया करती थी, है ना। तो उसमें ऐसा बताया गया कि भाई कहीं ना कहीं लड़कियों की गलती है, वो उसमें एडजस्ट क्यों नहीं करती हैं, है ना। वो मतलब हस्बैंड की सारी बातों को बिल्कुल सिंसियरली क्यों नहीं लेती है, वो बिल्कुल गुलाम बन के क्यों नहीं रहती हैं, है ना। उनको अपना मन मार लेना चाहिए, जो हस्बैंड कह रहे हैं बस वही करना चाहिए। मतलब इसमें इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा थोड़ी ना है कि सामने वाली जो लड़की है या औरत है उसके पास अपना मन नहीं है, क्या उसका कोई काम करने को या कोई चीज़ करने को मन नहीं करता क्या, है ना। तो यहाँ पे उसी चीज़ को बताया गया है कि अगर वो शोहर की बात को मान लें, उनसे मुकाबला ना करें तो कभी शादियाँ ना टूटें, है ना। लेकिन अगर शोहर गलत कह रहा है तो ज़रूरी है कि हम उसकी बात को मान लें। क्यों मान लें हम, है ना। गलत का साथ देना भी तो गलत है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ बताया है कि भाभी की या बाजी की या मनोरमा की शादियाँ इसलिए टूट गई क्योंकि वो लोग ना अपने अपने शौहरों से मुकाबला करने खड़ी हो गई। मुकाबला नहीं करना चाहिए, जो शौहर कह रहे हैं वो मान लेना चाहिए। अगर वो आपको मार रहे हैं तो आपको पिट लेना चाहिए। समझ रहे हैं, बहुत छोटी सोच को दिखाया गया है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, है ना। बाद में इसके मतलब अगेंस्ट और सारी बातें हैं, मिक्स है इसमें अफसाने में। लेकिन शुरुआत में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर लड़की चाहे तो वो घर को बना सकती है, लेकिन अपने आप को फिर उसे ख़त्म करना पड़ेगा,
ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन चलिए हम फिर भी एक अंदाजे से पढ़ते हैं। अफसाने की हीरोइन को पूरा ख़ानदान खुशकिस्मत क्यों समझता था? ठीक है, तो हीरोइन का सारा ख़ानदान उसे खुशकिस्मत इसलिए समझता था क्योंकि शोहर उसे बेहद चाहता था। ठीक है, जबकि वो सिर्फ दिखनावा था, है ना। लास्ट में अगर आप आएंगे तो आपको पता चलता है कि इस हीरोइन का जो हीरो है ना, वो भी उसे तलाक दे के जाता है ना। किसी और लड़की के साथ जाके वो शादी करने की सोचता है और इसको तलाक दे देता है, राइट। अगले सवाल पे आ जाइए। तो यहाँ देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है, अफसाने की हीरोइन हर तरह के हालात से निभा करके क्या साबित करना चाहती थी? तो वो ये साबित करना चाहती थी कि घर को अगर औरत चाहे तो वो बना सकती है ना। चाहे फिर वो उसे बेल्ट से मारे या कुछ भी करे, हर तरह से उसे बर्दाश्त करना है और ये साबित करना है कि वो घर को जोड़ सकती है। लेकिन फाइनली वो हीरोइन जो है ना, वो हार जाती है। वो सारी प्रॉब्लम को, सारी अजियतों को सहने के बावजूद भी अपने जो शौहर है ना, उनको खुश नहीं रख पाती है। फाइनली उसको डाइवोर्स का लेटर आ ही जाता है कि भाई आपको क्या करना है, तलाक देनी है मुझे। आई बात समझ में? आगे आ जाइए। अगला सवाल लिखा है, इस अफसाने का हीरो तालीम याफ्ता होने के बावजूद लड़कियों के पैदा होने पर बीवी से क्यों नाराज़ क्यों होता है? तो देखिए बेटा, दिखनावे के लिए हम चाहे कितने भी अपने आप को मॉडर्न बन जाएं, कितने भी अपने आप को वेल एजुकेटेड कहने लगें, कहीं ना कहीं हमें आज भी ये लगता है कि लड़की तो शादी होकर दूसरे घर चली जाएगी, है ना। जो लड़का होगा वो हमारे साथ रहेगा, हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेगा। ठीक है, तो सबको आज भी माशरे में ये चीज़ कहीं ना कहीं मौजूद है कि सबको औलाद में ना लड़का ही चाहिए होता है। उनको ये लगता है कि नहीं, लड़की नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो भी मेंटलिटी रही हो वो तो आई डोंट नो कि क्या है, बट लोगों की थिंकिंग यही है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब अगला जो है आपका, ये आपका मुख्तसर मज़मून है जो किसका है, अब्दुल हलीम शरर का है, देहात की ज़िंदगी। ठीक है, देखिए बेटा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मैं आपको 4 ही राइटर मतलब पोइट और राइटर के बारे में बताऊँगी, लेकिन आप सबके बारे में पढ़ के जाएंगे क्योंकि क्या पता किसके बारे में आ जाए। ठीक है, जो 4 मैं आपको बता रही हूँ इसको तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि ये सिलेबस में दिए गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके बचे हैं उनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पहला सवाल लिखा है, देहात के रहने वाले ज़िंदगी का क्या लुत्फ़ उठाते हैं? तो आपको पता है कि भाई जो देहात में लोग रहते हैं वो सुबह सुबह उठते हैं। हम लोग शहर वाले क्या होते हैं, रात में जाग जाएंगे 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, और सुबह नहीं उठा जाता हमसे, है ना। सुबह पड़े सोते रहेंगे, नेसी फैलाते रहेंगे घर में, ना फजर की नमाज़ पढ़ेंगे ना कुछ, है ना। लेकिन गांव के लोग क्या होते हैं, मगरिब के बाद इशा की नमाज़ अदा की, फटाफट से खाना खाया और सो गए, है ना। खुली हवा में सोना, उनके घरों में एसी वेसी नहीं होता, वो अल्लाह पाक की हवाओं को महसूस करते हैं, है ना। क्या नाम है, छत पर या आंगन में या सहन में अपने चारपाई डाली, मस्त लेटे और सो गए। ठीक है, और फिर क्या होता है, जब रात में जल्दी सोएंगे तो ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी आँख भी खुल जाएगी। और दूसरी बात, जब हम खुले आसमान के नीचे सोएंगे तो सुबह जैसे ही रोशनी होगी मुर्गे बोलने लगेंगे, चिड़ियाँ चहचहाने लगेंगी और हमारी आँखें अपने आप खुल जाएंगी। आ रही है बात समझ में? अगले आ जाइए। अगला सवाल लिखा है, शहर के मुकाबले में गाँव की ज़िंदगी किस तरह मुख्तलिफ होती है? तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छाई में भी मुख्तलिफ है और बुराई में भी मुख्तलिफ है ना। जो सहूलियतें आपको शहर में मिली हुई हैं वो आपको गांव में मिलना मुश्किल है ना। बाकी अगर हम बात करें तो देखिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी और कुदरती मनाजिर जितने हैं वो सब गांव में ही मिलते हैं। शहर में तो सिर्फ क्या मिलता है, धुआं धक्कड़, है ना। इसके अलावा पॉल्यूशन, और तो कुछ नहीं मिलता यहाँ। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल लिखा है, देहाती ज़िंदगी की वो कौन सी खसूसियात हैं जिनसे कौमों और मुल्कों की तरक्की वाबस्ता है? तो देखिए यहाँ के लोग क्या है, यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से मिल के रहते हैं, है ना। किसके घर में क्या बना है, अगर कोई स्पेशल बनाएगा तो एक दूसरे के घर भेजेगा, है ना। और एक दूसरे से मिल के रहते हैं, लड़ाई झगड़ा किसी तरह की कोई हरकतबाजी नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर कोई एक पड़ोस में बीमार हो जाता है तो पूरा मोहल्ला उसके घर में इकट्ठा रहेगा, हर कोई मतलब मदद के लिए तैयार रहेगा। जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। अगर हम फ्लैट में हैं ना तो हमें ये नहीं पता होता हमारे ऊपर वाले फ्लैट में कौन है और हमारे नीचे वाले फ्लैट में कौन है। पड़ोसी का पता होना तो बहुत दूर की बात है ना। तो इससे क्या है, इससे कहीं ना कहीं हमारे कौम का ही तो नुकसान है, हमारे देश का ही तो नुकसान है। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है इस सबक में मुसन्निफ ने किसान की ज़िंदगी के किन पहलुओं पर गौर करने का मशवरा दिया है। तो उन्होंने बताया है कि वो किस तरह से मेहनत करता है ना, किस तरह से देखिए वो जो भी उगाता है वो अपने लिए तो नहीं उगाता ना, वो मुल्क के लिए उगाता है। ठीक है, तो किस तरह से मेहनत मशक्क़त करता है ना, अपने वतन के लिए उसके दिल में किस तरह से हमदर्दी है, कैसे उसके अंदर इंसानी दोस्ती का जज्बा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको बताई गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, तो अगला भी आपका मुख्तसर मज़मून ही है, ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का है, नज़ीर अहमद की कहानी। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है पहला सवाल, नज़ीर अहमद की शख्सियत के दिलचस्प पहलू को अपने लफ्ज़ों में बताइए। तो ये पहलू उनके क्या क्या हैं आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये 5 नंबर में अगर आएगा तो आ जाएगा। ठीक है, अगला लिखा है नज़ीर अहमद ने अपने बचपन के किन वाक़यात का जिक्र किया है। तो वो उन्होंने किस तरह से अलग अलग मस्जिदों में, मदरसों में उन्हें रहना पड़ा था, है ना, और फिर एक मस्जिद में मौलवी साहब के पास रहे थे, है ना, वो उनसे बड़े मेहनत करवाती थी, उनकी शायद पोती थी या बेटी थी, जो भी थी, बहरहाल मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है ना, और शायद बाद में उनकी उन्हीं से ही शादी भी हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगले सवाल में आ जाइए, यहाँ लिखा है नज़ीर अहमद के साथ पढ़ने वालों में कौन कौन से अदीब शामिल हैं। तो कौन कौन से अदीब शामिल थे, तो सर सैयद अहमद ख़ान थे, है ना, मुंशी ज़काउल्लाह ख़ान थे। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग थे अलग अलग। अगले सवाल पे आ जाइए, नज़ीर अहमद ने आजकल की तालीम को कौन कौन सी खामियां बताई कि आजकल की जो तालीम है उनमें क्या क्या खामियां आ गई हैं, यानी कौन कौन सी बुराइयां आ गई हैं। तो देखिए आजकल हम पढ़ते तो हैं, लेकिन आप ख़ुद दिमाग लगाइए नज़ीर अहमद ने क्या बताई हैं, ये तो हम बाद में देख लेंगे, है ना। पहले ज़रा आप अपने आप अंदाज़ा लगाइए कि हम रोज़ स्कूल जाते हैं, उसके बावजूद हमारे कुछ समझ नहीं आता, है ना। हमारे पास किताबें, सिलेबस इतना ज़्यादा कर दिया गया है कि हम पढ़ ही नहीं पाते। छोटे छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर और एसएसटी और पता नहीं कौन कौन सी किताबें बना रखी हैं, है ना। बच्चे को एबीसीडी पढ़ना नहीं आती, तमाम किताबें और थमा दी गई। ठीक है, देखिए ये लिखा है नज़ीर अहमद ने आज के तरीक़ा तालीम को घास काटना कहा है। ठीक है, क्यों कहा है, उनके नज़दीक आजकल पढ़ाने नहीं देते, यानी कि उनको पढ़ाना वढ़ाना नहीं आता है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि मतलब हम जो पढ़ रहे हैं ना वो भूल रहे हैं, लिमिटेड कर दिया गया है कुछ चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से इंटरकनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखिए बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब भी हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के बता दूँगी। अब देखिए बेटा, पहले तो आप एक चीज़ सुनिए, जीने का सलीक़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आपके नहीं आ रहे हैं। अब लास्ट में आपका चैप्टर आ रहा है शौकत थानवी साहब का खुदा हाफिज़, ये आपका ड्रामा है। ठीक है, ड्रामा किसे कहते हैं, क्या होता है, ये मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है अलग से, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। बाकी हम लोग शौकत साहब का जो ये ड्रामा है खुदा हाफिज़, इसे पढ़ लेते, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए पहले आ जाइए, मीर साहब सफ़र से पहले क्यों घबरा रहे थे। इसलिए घबरा रहे थे कि उन्होंने कभी ट्रेन में सफ़र किया ही नहीं था। ठीक है, अगला सवाल पे आ जाइए, वो अपने साथ सफ़र में क्या क्या सामान ले जा रहे थे जबकि उन्हें सुबह जाके शाम में वापस आना था, है ना। उसके बावजूद, क्योंकि भाई वो नवाब थे, और कहाँ के नवाब, वो भी लखनऊ के नवाब, है ना। लखनऊ के नवाब हों और फिर नवाबी ना हो तो कहाँ के नवाब रहे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ लिखते हैं कि वो क्या क्या ले जा रहे थे, अपना बिस्तर, तकिया, सब चीज़ें एक साथ, है ना। तोशक किसे कहते हैं, जो गद्दा होता है ना बिछाने वाला, उसे तोशक कहा जाता है। ठीक है, चादर, शॉल, है ना, सब कुछ A to Z, पलंग पोश, लहाफ, सब मच्छरदानी, देख पा रहे हैं आप, सारी चीज़ें, साबुनदानी, उपटनदानी, मतलब सुबह जाके शाम में वापस आने, हो सकता है रात में वहाँ ठहरना पड़ जाए, तो भाई उपटनदानी, साबुनदानी ले जाने की क्या ज़रूरत है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें वो लेके जा रहे हैं, बिल्कुल एक दीवानापन दिखाया है इसके अंदर। आगे आ जाइए, सवाल देखिए, यहाँ लिखा है मीर साहब ने अपना सफ़र क्यों मुलतवी कर दिया। ठीक है, इसलिए कर दिया क्योंकि ये भी क्या था, एक शिर्क था। ठीक है, कि भाई बहुत सारे लोग भाई मानते हैं, मैं नहीं कह रही शिर्क है या नहीं, अगर भाई आप लोग को लगे तो ठीक है, वरना मेरे नज़दीक तो ये सब बेकार की बातें। हमेशा याद रखिए, जिस चीज़ पे आप बिलीव करेंगे ना वो होने लगेगी, और जिस चीज़ पे आप बिलीव नहीं करेंगे वो चीज़ कभी नहीं होगी।
ठीक है। जैसे ये बहुत सारे मिथ्स हैं, हम इन्हें मिथ कहेंगे कि पहले ज़माने के लोग इन्हें माना करते थे कि अगर आपका बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा होगा, अगर आप कहीं काम पे जा रहे हैं और आपको कोई अंधा या काना दिख जाता है तो वो आपका काम कभी नहीं बन सकता, है ना। बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो भी आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपका मतलब वो काम नहीं होगा, हो सकता है उल्टी आपको परेशानी और गले लग जाए, ठीक है। और ये वाली बात भी आपने देखी होगी कि भाई कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो दही चीनी खा के जाओ, है ना। अगर जा रहे हो किसी ने छींक दिया तो नेस्ती हो गई, काम नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी जो मिथ्स हैं ना उन पे वो बिलीव करते थे, ठीक है। छींक आ जाना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, सुराही का टूट जाना, समझ रहे हैं। तो ये सब अपशगुन माना जाता था, यानी बुरी बात मानी जाती थी, इसलिए उन्होंने अपने सफ़र को मुलतवी कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। देखिए बेटा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही थी पर्सनल, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ सही है या नहीं, लेकिन जब मैंने इसको माना कभी कि हाँ भाई ऐसा होता है, तो वाकई मेरा काम नहीं बना। और जब मैंने कहा नहीं, ये सब चीज़ें बकवास हैं, इसे हमें नहीं मानना चाहिए, सबसे बड़ा तो अल्लाह है, जो चाहे अल्लाह कर सकता है ना। ये बिल्ली के रास्ता काट जाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, राइट। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। खैर आगे आ जाइए। अगला सवाल लिखा है, मीर साहब का किरदार आपको कैसा लगा, है ना। हमें तो बिल्कुल मज़ाहिया किरदार लगा, क्योंकि ख़ुद जा रहे थे, अपने साथ 2-4 दोस्तों को भी ढोके ले जा रहे थे कि चलो साहब तुम भी चलो, चलो साहब तुम भी चलो, है ना। क्योंकि भाई मुझे अकेले डर लग रहा है। अब मुँह से तो नहीं कहेंगे कि मुझे डर लग रहा है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, जैसा आपको लगा आप लिख लीजिएगा। तो इस तरह से बेटा आपका हिस्सा नस्र जो है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। तो मुझे लगता है वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है, ठीक है। आधे घंटे की तो यहीं हो चुकी है अभी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे जिसमें हम हिस्सा नज़्म की बात करेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, जो भी बड़े बड़े शायर वगैरह आपके हैं उनको देखेंगे, और नज़्म का या गज़ल का जो भी है मरकज़ी ख़याल, गज़ल का तो खैर नहीं होता है, लेकिन गज़ल के जो अशार हैं उनके जो सवाल जवाब है उनको देख लेंगे, और साथ ही साथ आपके नज़्म के और गीत वगैरह के जो मरकज़ी ख़याल है उनको देख के सवाल जवाब देखेंगे। अगर वो लंबी नहीं होगी तो उसमें ही गुलज़ार उर्दू को शामिल कर लेंगे, अदरवाइज़ गुलज़ार उर्दू के लिए हम लोग पार्ट 3 बना देंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से एक रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपको वीडियो अपलोड हो वो आपको मिल जाए उसकी नोटिफिकेशन, ठीक है। और साथ ही एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पेपर होने के बाद उसे अनसब्सक्राइब ना करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसी हरकत करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।